पिक्चर चालू करो बे। महिला हिंदुस्तानी नींद इनको घसीटा जाता है। ये सवाल पब्लिक का है, जनता जानना चाहती है कि चुनाव के कुछ दिन बचे हैं, भारतीय जनता पार्टी यहां पे डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश में आ गई। अब वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। क्यों भाई, आपको क्या जरूरत पड़ी थी? आप इतने दिन तक इंतजार करते रहे कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा ना हो जाए, इसलिए आप आज ही लेके चलिए आपको 60 सेकंड की बजाय मैंने कम से कम 120 सेकंड दे दिए, तो आपने कई सवाल पब्लिक के उठाए हैं। हरियाणा के पानीपत में ट्रेन में बम धमाका हुआ था, 168 लोग मारे गए थे। जब जांच पड़ताल हुई तो ब्राह्मणवादी पकड़े गए थे। हरियाणा के जीत कम से कम आज आप नफरत तो मत फैलाइए, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। बीजेपी वैसे ही बैकफुट में है, अगर मैं आपकी बात समझ रही हूं। उनके सारे दाव विफल हो चुके हैं। और तीसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड की आपने बात कही। अनुराग भदौरिया जी, एक बार ये तो कह दीजिए कि इस देश का कोर्ट जो है वो निष्पक्ष है, इंस्टीट्यूशंस अभी भी लोकतंत्र के चल रहे हैं और सब कुछ तबाह नहीं हो गया जैसा आप कहते थे। लेकिन आपने सवाल कई उठाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी आपको जवाब देंगे। नहीं, अब अनुराग शहीद भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए केस लड़ रहे वकील का नाम आसिफ अली था। अब यहाँ समझने की जरूरत है हमारा कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। संगी गद्दारों को पहचानो। अब आ रहे हो? गेट आउट। ये है आम जिंदगी। तो अधिकार है थोड़ा बहुत, जनता को पता चल जाए, बता दीजिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे। आप सरकार में हैं, आप एसबीआई को डांटिए, फटकारिए उनको। डिजिटल का जमाना है, डिजिटल के जमाने में आप बहाना मार रहे हो। आप नहीं बताना चाहते भाई, क्यों नहीं बताना चाहते आप? कोर्ट में जाइए, बताइए कल किसको कितना पैसा मिला, बोलिए प्रभु थोड़ा। अच्छा, जनता के लिए बोलिए आप चुनाव करके चला। अनुराग भदौरिया जी, आप सुन लीजिए जवाब सुनने के लिए आप इतने आतुर हैं, जवाब सुन लीजिए। अब सुनिए अभी भाई, आप लगातार बोलते रहते हैं। बड़े नहीं हुए दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जानकर। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे देगा और इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे डाल देगा। तो अब इतने ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। जब आ जाएगा सब कुछ, जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना अनुराग भदौरिया जी, 15 तारीख को आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। 15 तारीख को हम बहुत बड़ी बहस करेंगे सवाल पब्लिक का शो पर। लेकिन अब मैं चलती हूं तहसीन पूनावाला जी के पास। और अनुराग भदौरिया जी, अब ये आपकी अलायंस में पार्टी है, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो इन्हें बोलने का पूरा अधिकार दीजिएगा, बीच में मत डिस्टर्ब करिएगा। तहसीन पूनावाला जी, आप तो नमस्कार नाविका जी, उम्मीद करता हूं मैं डिस्टर्ब नहीं किया जाऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं और इस मामले को मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मैं पेटिशनर हूं, कपिल सिब्बल जी लड़ रहे इसके लिए, तो मैं तर्क बता देता हूं किन ग्राउंड्स पे मैंने चैलेंज किया। प्लीज देखिए कि कोई डिस्टर्ब ना करे। सबसे पहली बात नाविका जी, आपने बिल्कुल सही कहा, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आ चुके भारत में उनको ये नागरिकता मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, इसको मैंने चैलेंज किया है। 31 दिसंबर 2014 एक वेग डेट है। क्यों 31 दिसंबर 2014? क्यों नहीं 1 जनवरी 2015? क्यों नहीं 15 नवंबर 2016? ये एक वेग डेट है। वेग डेट्स कानून में नहीं आ सकते, इसका कोई साइंटिफिक या लीगल बेसिस नहीं है। दूसरी, और हमने देखा इसके बाद तालिबान टेक ओवर हुआ, तो वो हिंदुओं को क्यों नहीं? दूसरी बात, जो आपका परम क्वेश्चन था कि इसे किसी की नागरिकता नहीं ली जा रही, बिल्कुल सही है, मैंने भी अपनी पिटीशन में कहा किसी की नागरिकता नहीं ली जा रही। लेकिन जो इनजस्टिस हो रहा है वो हिंदुओं से हो रहा है। मेरी बात को प्लीज ध्यान से रुकिए, टोकना मत। हिंदुओं से इनजस्टिस हो रहा है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। खास करके उन हिंदुओं से जो भारत के बॉर्डर में, उदाहरण के तौर पे 3 मुल्कों को चुना गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके बेसिस क्या है? क्यों अफगानिस्तान? वो तो भारत का हिस्सा कभी था नहीं। और अगर भारत के जो देश हिस्सा थे तो क्यों नहीं म्यांमार, जहां पर हिंदुओं को जहां पे हिंदू कठिनाइयां में है, जहां पे हिंदू सिटीजन्स के साथ, रोहिंग्या हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, वो उनको क्यों नहीं? श्रीलंकन तमिल्स के साथ क्यों नहीं, जो अधिकतर हिंदू है? सबसे ज्यादा जेनोसाइड और माइग्रेशन तमिल हिंदूज का हुआ है, उनको क्यों नागरिकता नहीं दी जा रही? तीसरी बात, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 भारत के संविधान का ऑलरेडी अधिकार देते हैं। खास करके आर्टिकल 7 भारत के संविधान का, जो आप कह रहे थे नेहरू जी की इच्छा थी कि पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को हम सिटीजनशिप दे सकते, खास करके हिंदुओं को, तो फिर उसका उपयोग क्यों नहीं किया? इसके लिए नया कानून क्यों लाया गया? इन सवालों का जवाब सरकार नहीं देती, सिर्फ हेडलाइन। हेडलाइंस मैनेजमेंट करते। एक लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय अमित शाह जी ने आपको इंटरव्यू में कहा कि नेहरू जी का स्वप्न था, बिल्कुल सही, इसीलिए नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था नाविका जी। इस पैक्ट के खिलाफ गोलवलकर जी ने रिजाइन किया था। आप मुझे फैक्ट चेक कर दीजिएगा, इस पैक्ट के खिलाफ।
तो अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि नेहरू जी के रास्ते पे चल रहे हो, गोलवलकर जी के रास्ते पे नहीं चल रहे। मैं बस ये मेरे पॉइंट्स है, आगे के पॉइंट्स में आगे के भाग में बोलूंगा। चलिए, तहसीन पूनावाला जी को बिल्कुल सीए से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कुछ भी कि और भी देशों को इसमें शामिल किया जाए। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब। बिल्कुल है। हाँ, तहसीन भाई को मैं बता देना चाहता हूं, आप युवा और प्रबुद्ध वकील हैं, मगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं, तो जरा अपना ध्यान रख लिया करिए। आपने कहा कि अफगानिस्तान तो कभी भारत का हिस्सा था नहीं, ये राम महाराजा रणजीत सिंह जी के समय में कभी नहीं था। ये बताइए, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से अंग्रेजों की को चकमा देकर निकले थे, तो काबुल में एक मल्होत्रा जी थे जिन्होंने उनको जिनके घर में लंबे समय तक रहे। क्या बोलने लगते हैं? 1950-60 के दशक तक काबुल में 1/3 आबादी हिंदू और सिखों की थी। चलिए, तालिबान के आने के बाद जो सिखों के साथ हुआ तो उसकी दोनों आंखें नोच खाएं और पेट से सारी आते बाहर आ जाएं, तो भी जीवित रहना होगा।